तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक नए मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है द ग्रेट एम्परर। गाइस, अब इस मांगा को पूरा देखना और कमेंट करके मुझे बताना क्या इस मांगा को कंटिन्यू किया जाए। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉड्स एंड डीमन ग्रेवयार्ड को दिखाया जाता है। पे एक ग्रेव होती है यानी कि समाधि। अगर अचानक से उस ग्रेव से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, इस वजह से वो ग्रेव टूट जाती है और उसके अंदर से हमें एक इंसान का हाथ निकलता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद उस ग्रेव में से एक इंसान बाहर निकलने लगता है। वो कहता है कि आखिर कितनी हजारों सालें बीत चुकी हैं। एक ख्याल से तो मिलियंस ऑफ ईयर या फिर 10 मिलियन ईयर तक बीत चुकी हैं। अनगिनत सालों की प्लानिंग इस ग्रेट एम्परर को न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए, जो कि हेवन और अर्थ की फेथ को भी चेंज कर सकता है। सुप्रीम गॉड्स जो कि हेवन और अर्थ को कंट्रोल करते हैं और हेवन और अर्थ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। अब इसी के साथ में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है कि अपने हाथ में एक पत्थर लिए हुए बैठा होता है जिसके के ऊपर कुछ लिखा होता है। और फिर फाइनली हमें उस बंदे को पूरी तरीके से दिखाया जाता है। यही बंदा हमारे इस मंगा का मेन कैरेक्टर यानी कि एमसी है। अब हमारा एमसी वहाँ पे बैठा कहता है कि अब आखिरकार मैं इस जेल से बाहर आ गया हूँ। तो उसी वक्त उसे अचानक से एक आवाज आती है जो कि उससे कहती है, यंग मैन, क्या तुम अभी अभी इस अर्थ के अंदर से बाहर निकले हो? तो अब इसी के साथ में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के सामने बड़े पेड़ के ऊपर बैठा होता है, जो कि एक फायर डीमन टाओस्ट होता है। अब वो टाओस्ट आगे एमसी से कहता है, मैं इस ग्रेवयार्ड का गार्डियन और मैं इस गॉड एंड डीमन ग्रेवयार्ड को कई सालों से गार्ड कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे तुम पहले हो जो कि अपनी ग्रेव से बाहर निकल के आई हो। तो अब इधर एमसी उस टाओस्ट की बात सुन उससे कहता है, ओ तो ये गोस्ट एंड डीमन ग्रेवयार्ड है। आखिर ये प्लेस एंशिएंट डिसोलेट कॉन्टिनेंट में कहाँ है? इसी के साथ में एमसी अपने मन में कहता है कि मेरी बॉडी क्लियरली तौर पर केओस रिल्म में ट्रैप्ड थी, तो आखिर मैं इस गॉड एंड डीमन कब्रिस्तान में कैसे आ गया? तो अब इधर वो टाओस्ट एमसी को बताता है कि एंशिएंट डिसोलेट कॉन्टिनेंट वो तो हजारों सालों पहले ही काउंटलेस पीसेस में टूट करके बिखर गया और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और अब उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। और एंशिएंट डिसोलेट कॉन्टिनेंट का ये टुकड़ा जिसके के ऊपर अभी हम खड़े हैं, वो अब डिवाइन सी कॉन्टिनेंट बन चुका है। तो ये सुन एमसी उससे पूछता है कि आखिर हेवनली थीव्स, चतुर फेरीज और 72 क्वासी एम्परर्स अब कहाँ हैं? तो वो टाओस्टो से बताता है वो सभी के सभी तो 5000 साल पहले ही फाइनल बैटल के बाद से डिसअपीयर हो गए। तो अब इधर ये सुन एमसी को एक झटका लगता है और वो कहता है कि क्या फाइनल बैटल? मुझे उसके बारे में याद है। जिसके बाद एमसी बताता है कि प्लानिंग्स और कैलकुलेटिंग में हजारों सालें बीत गई, लेकिन एंड में 5000 साल पहले द हेवनली थीफ, चालाक फेरीज और 72 क्वासी एम्परर्स, उनको एक मौका मिला और वो इसमें सफल हो गए। ये तुम सभी ही थे जिन्होंने की अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया मेरी बॉडी को वापस पाने के लिए। तो अब तुम सभी लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं लू चेन आज नहीं तो कल केओस रिल्म को वापस से लेकर के आऊंगा और तुम सभी के सेक्रीफाइसेस को व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अब इतना कहने के बाद हमारा एमसी यानी कि लू चेन टाओस्ट से पूछता है कि आखिर यहाँ पे कोई आसपास में सेक्ट है? इसी के साथ फिर लू चेन अपने मन में कहता है कि मैं अब एक इमोर्टल बॉडी में हूँ, इसके पास फिलहाल कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो इसलिए मुझे एक जगह को ढूंढने की जरूरत है जहाँ पे कि बैठ करके मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो अब इधर दूसरी ओर टाओस्ट लू चेन की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि यहाँ पे सबसे पास में लिंगजी सेक्ट है जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी वो इस समय काफी ज्यादा गिरावट की कगार पे है। और अगर तुम किसी सेक्ट में एंटर होना चाहते हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम दही सेक्ट में जाओ, जो कि लिंगजी सेक्ट से 500 माइल्स ही दूर है। तो अब इधर उस टाओस्ट की ये बात सुनने के बाद में हमारा एमसी वहाँ से उसे थैंक्स करते हुए जाने लगता है। तो तभी वो टाओस्ट उससे कहता है कि हे, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की, और तुम लिंजी सेक्ट में जाना चाहते हो तो वहाँ पे मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, और अगर तुम चाहते हो तो तुम वहाँ पे जाकर के मेरे नाम का यूज कर सकते हो। तो अब इसी के साथ में हमें लिंजी सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके के सामने हमारा एमसी लू चेन आ गया होता है। तो अब इधर सेक्ट को देख लू चेन कहता है अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये वो सेक्ट है जिसे कि फेरी लिंग जियाओ ने क्वासी एम्परर रैंक में प्रमोटेड होने से पहले बनाया था, और एंशिएंट डिसोलेट कॉन्टिनेंट के समय पर ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस था और पूरी दुनिया की ग्रीटिंग्स को रिसीव किया करता था। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये सेक्ट एक दिन नीचे गिर करके इस स्टेट में आ जाएगा। इतना कह करके वहाँ पे एमसी आगे अंदर जाने लगता है, पर तभी वहाँ पे दो लड़के आकर के उसे वहीं पर रोक देते हैं और उससे कहते हैं हमें बताओ कि क्या तुम लिंगजी सेक्ट एग्जामिनेशन के कैंडिडेट हो? तो लूचन कहता है कि क्या एक एग्जामिनेशन, मैं इस लिंगजी सेक्ट में एंटर कर पाता तो मैं ये सोचता। तो उनमें से एक बंदा कहता है एप्लीकेशन पीरियड तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो क्या तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है? दूसरा कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो तुम वापस वहीं पे जा सकते हो जहाँ से कि
कि तुम आए हो। तो ये सुन लूचन भी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि क्या एक रेफरेंस। इसी के साथ उसे उस टाउस्ट की याद आती है और फिर वो कहता है कि हाँ, फायर डीमन टाउस्ट ने मुझे यहाँ पर भेजा है और वही मेरा रेफरेंस है। तो अब इधर ये सुनकर के वो दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं कि क्या टाउस्ट फैंटम ऑफ फायर। और फिर वो लोग कहते हैं कि क्या ये उस मैटर का रेफरेंस होना चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं, हमें इस लड़के को एक्सेप्ट करना ही होगा, फिर चाहे टाउस्ट फैंटम सभी सीनियर्स में से सबसे सेमफुल ही क्यों ना हो। तो फिर आखिर कौन उनकी सिफारिश में से किसी एक को अस्वीकार करने की हिम्मत करेगा। तो ये सब कुछ बातचीत करने के बाद फिर वो लोग लूचन से कहते हैं कि अब आप हमारे सेक्ट में एंटर कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम का पार्टिसिपेशन टैबलेट है, और अगर आप एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप उसके बाद हमारे लिंगजी सेक्ट के डिसाइपल बन जाएंगे। ये बात सुनने के बाद लूचन भी उनको थैंक्स करता है और उनसे वो टैबलेट को अपने पास ले लेता है। इसी के साथ हमें अंदर सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जिनमें से कि 3 लड़की होती हैं और 3 लड़के होते हैं। क्या कहती हैं कि मास्टर जियांग ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, कि लड़के भी कहते हैं कि नहीं, मिस लियू ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसी के साथ में हमें ड्रैगन और फिनिक्स को भी दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन की पावर को शो कर रहे होते हैं मास्टर जियांग, जबकि फिनिक्स की पावर को शो कराने वाली मिस लियू होती है। एक तरफ मास्टर जियांग होता है जिसके के पीछे कई सारी लड़कियां उसकी दीवानी होती हैं। जियांग लियूजियू से कहता है, जियांग मिस लियू से कहता है कि लियूजियू हम दोनों की फैमिलीज काफी लंबे समय से एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट लड़ रही हैं, और अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लिंगजी सेक्ट में एंटर कर लोगी, और क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इस यंग मास्टर के सामने फाइट लड़ पाओगी, और अगर तुम जरा सी भी स्मार्ट होंगी तो इस बात को करने के बारे में भूल जाओगी और मुझे सबसे पहले एग्जाम में फर्स्ट आने दोगी। तो अब तभी ये सुन मिस लियू भी उससे कहती हैं कि जियान किंगचैन, तुम कौन होते हो ये सोचने वाले कि मैं तुम्हारे सामने हार जाऊंगी, और मुझे आशा है कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, ना मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन जरूर सिखाऊंगी। तो ये सुन जियान कहता है कि हर कोई अपनी तरह बात कर सकता है, लेकिन हर एक कोई इस एक्शन को लेने में सक्षम नहीं हो सकता। तो अब जब वो सभी लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारा एमसी लूचन उन लोगों के बीच से गुजर करके जा रहा होता है। तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है कि देखो, कोई अभी अभी यहाँ पे आया है। तो तभी दूसरा कहता है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये किस टीम में अब शामिल होगा। अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग टीम को ज्वाइन करता है तो इसका मतलब ये दूसरी टीम को ऑफेंड करेगा, और ये कोई आसान डिसीजन नहीं है जैसे कि कोई आराम से ले सकता है। अब इसी के साथ में लूचन वहां से उन दोनों लोगों के बीच में से भी जा रहा होता है। तभी जियांग सबसे पहले आगे बढ़ता है और लूचन से कहता है, यंग मैन, अब क्योंकि तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो सकते हो। तो मुझे बताओ, आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। दूसरी ओर मिस लियू भी लूचन से कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम मेरे पास और मेरी टीम में मिल जाओ, मैं लियूजियू तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हर किसी से प्रोटेक्ट करूंगी। तो अब इधर उन दोनों की ये बात सुनने के बाद हमारा लूचन उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम दोनों में से किसी की भी टीम में ज्वाइन होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहने के साथ ही फिर लूचन अपने मन में कहता है कि अभी तक मेरे पास कल्टीवेशन की कोई फाउंडेशन नहीं है, और अभी इस समय मैं सिर्फ अपनी फिजिकल टेक्निक्स को ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और अगर मुझे ठीक से याद है तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि मेरी फिजिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। इतना कहकर के लूचन जाकर के एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है कि उसे इस तरीके से मना करता हुआ देख करके मास्टर जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, हे आखिर तुम्हें अपने ओपिनियन देने में कोई शर्म नहीं है, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की, इसलिए जल्दी से खड़े हो और यहाँ हो, कहीं ये यंग मास्टर ज्यादा गुस्सा न हो जाए। दूसरी ओर लियूजियू भी कहती है कि अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस तरीके के लोगों के अगेंस्ट मदद नहीं कर सकती, तो इसलिए प्लीज इस बारे में दोबारा सोच लो। लियूजियू के इतने कहने के साथ ही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है, यंग मास्टर जियांग का एक हट्टा कट्टा बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि डैम इट यंग मास्टर जियांग, ये बंदा आपकी बातों को यहाँ तक की सुन भी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये आपके बारे में और आपकी हाई पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए प्लीज मुझे इसे कुछ लेसन सिखाने दीजिए। न कहकर के वो बंदा लूचन के ऊपर अपना एक घुसा मारने लगता है, मगर जैसे ही उसका पंच लूचन के काफी ज्यादा करीब पहुंचता है, यंग मास्टर जियांग उस बंदे को रोकते हुए उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी अभी रिमार्क हुआ है कि इसके अंदर एनर्जी की कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, और ये सिर्फ एक सिंपल मोर्टल है, तो आखिर हमें इसे एक लेसन सिखाने की क्या जरूरत है, और मैं एक काफी ज्यादा उदार और अच्छा यंग मास्टर हूँ, इसलिए हमें इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इधर ये सुनकर के लियूजियू भी थोड़ा दुखी होते हुए कहते हैं कि ओ, तो ये सिर्फ एक सिंपल मोर्टल है, लेकिन मुझे इसके बारे में जानने में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा काम और शांत लग रहा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये एक ऐसे व्यक्ति को अभिनय करने की कोशिश कर रहा था जो कि ये खुद नहीं है। अब इसी के साथ में हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि लूचन को पहले गेट पर मिले होते हैं। वो दोनों लोग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठ करके उन डिसाइपल्स के पास आ रहे होते हैं। के बाद पहला वाला सभी डिसाइपल्स से कहता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान से सुनो, आप लोगों का एग्जाम अब शुरू होने वाला है और आप लोग
लोग एग्जाम के दौरान जितना आगे चाहें उतना आगे जा सकते हैं, और आप लोग जितना आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको सेक्ट का डिसाइपल बनने की रैंकिंग में अच्छा रहेगा, और जितनी ज्यादा आपकी रैंकिंग रहेगी उतना ही ज्यादा आपको रिसोर्सेस मिला करेंगे। तभी दूसरा वाला भी कहता है कि तो अब बिना किसी देरी के अपने इस एग्जाम के फर्स्ट लेवल को स्टार्ट करते हैं। इसका के नाम है द केओटिक हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट। आप लोग जितना ज्यादा इसमें डिटरमाइंड रहोगे, आप लोगों को इस फॉरेस्ट में ट्रेवल करने में उतना ही ज्यादा कम समय लगेगा, और आखिरी के 10 डिसाइपल्स जो कि केओटिक हर्ट फॉरेस्ट में से निकलने में असफल रहेंगे, वो लोग हमारे इस फर्स्ट एग्जाम में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब इसी के साथ में वो मास्टर अपने पास से एक फ्लावर को नीचे गिराता है और उन सभी डिसाइपल्स से कहता है कि ठीक है, फिर अब इस एग्जाम को शुरू करो। और इसी के साथ जैसे ही वो फ्लावर नीचे जमीन पर गिरता है, नीचे जमीन पर गिरते ही वो खुल जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद उन लोगों के बीच में एक जोरदार धमाका होता है। इसी के साथ वो सभी डिसाइपल्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो मास्टर्स उन सभी डिसाइपल्स से कहते हैं आखिर में जो कोई भी इस फॉरेस्ट को बिना एलिमिनेट हुए क्रॉस करने में सक्सेस हो जाएगा, तो इसके बाद हमारे सेक्ट का डिसाइपल बन जाएगा। तो ये सुन बाकी के सभी डिसाइपल्स कहते हैं आखिर ये सिंपल सा केओटिक हर्ट फॉरेस्ट हमारा क्या बिगाड़ लेगा, मुझे फॉलो करो। हम लोगों का गोल फर्स्ट 3 लेवल्स ऑफ द एग्जाम को क्लियर करना है, इसके बाद हम इस सेक्ट के एलाइट डिसाइपल बन जाएंगे। तो दूसरी ओर लिu ज़ी भी कहती है, लिu ज़ी भी अपने साथियों से कहती है कि मुझे फॉलो करो। लोग सबसे पहले जियांग किंगचैंग को फिनिश करेंगे। इतना कह करके वो सभी लोग फॉरेस्ट में अंदर जाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद अचानक से उन सभी डिसाइपल्स के सिर में जोड़ों का दर्द होने लगता है। वो लोग दर्द के मारे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि ये क्या, हमारे सिर में जोड़ों का दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेंज पावर हमारे दिमाग पर अटैक कर रही है। ये सुन जियांग अपने उन साथियों से कहता है कि डैम इट, तुम लोग अभी के अभी चिल्लाना बंद करो और जल्दी से मेरे पास आओ। मेरे पास माइंड पर्ल है, इसलिए मेरे करीब रहो। कि अगर तुम लोग मेरे करीब रहोगे तो मैं तुम्हारे इस फॉरेस्ट के माइंड अटैक इफेक्ट को कम करने में मदद करूंगा। के साथ जब जियांग के सभी डिसाइपल्स के पास आकर के सेव हो जाते हैं, ये देख करके लिu ज़ी के साथ वाले डिसाइपल्स घबराते हुए कहते हैं लिu, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास तो माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सुनकर के लिu ज़ी अपनी पावर्स का यूज करती है और उन सभी लोगों को अपनी पावर्स में कवर करते हुए उन लोगों से कहती है शट अप, तुम लोग जितना ज्यादा इस चीज की चिंता करोगे, इस प्लेस का तुम्हारे दिमागों के ऊपर उतना ही ज्यादा असर होगा। मैं एक स्प्लिट पेमेंट टेक्निक जानती हूँ जो कि तुम्हारी यहाँ पर मदद करेगी, और इस जगह को पार करने के बाद सारी की सारी फाइट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंड की स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगी। अब इसी के साथ में हमें लू चेन को भी दिखाया जाता है, वो भी उसी फॉरेस्ट में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी लू चेन अपने मन में कहता है ये केओटिक हर्ट फॉरेस्ट हजारों सालों की रेत के बाद अब ये इमोर्टल्स की पावर्स को नष्ट करने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट में सेलेस्टियल एम्पर वू जिंग ने हेवन के रहस्यों को सील करने के लिए और एम्पर के सेलेस्टियल हर्ट को ट्रेन करने के लिए इसको बनाया गया था, हालांकि ये असफल रहा। लेकिन उसके बाद लिंग जियाओ ने इस टेक्निक के पार्ट को केओटिक हर्ट फॉरेस्ट के रूप में बना दिया जो कि इमोर्टल्स को भी ट्रैप करने में कैपेबल था। लेकिन मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हजारों सालों के बाद लिंगजी सेक्ट इतना ज्यादा डिक्लाइन में चला जाएगा और ये केओटिक हर्ट फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ नए डिसाइपल की टेस्टिंग के रूप में यूज किया जाएगा। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि जियांग का साथी लू चेन को देख लेता है और अपने यंग मास्टर को बताता है, मास्टर जियांग जरा देखिए, अब जब ये बच्चा यहाँ पर है उसने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? तो तभी दूसरा कहता है कि एक सिंपल मोर्टल ने यहाँ पे आने की हिम्मत की है, वो यहाँ पे आकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को ही देख पा रहा है, वो बिल्कुल एक मूर्ख है, वो इस जंगल में हमेशा फंसा रहेगा और जिस वजह से वो यहाँ पर अपनी जान भी गवा देगा। ये सुन जियांग भी कहता है कि हाँ, उसके बारे में ज्यादा सोचना बंद करो और यहाँ से चलो। अब इसी के साथ में हमें वहाँ पे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है पे कि लिu ज़ी हमारे लू चेन के पास आती है, वो अपनी पेमेंट टेक्निक ऑफ द माइंड का यूज करते हुए लू चेन को भी अपनी प्रोटेक्शन में कवर कर लेती है। और तभी लू चेन भी उसे अपने सामने देख उससे कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या? तो लिu ज़ी उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो कि तुमने अभी तक अपना दिमाग पूरी तरीके से नहीं खोया है, वरना तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाते। कहने के बाद फिर लिu ज़ी आगे लू चेन से कहती है आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, जहाँ से तुम आए हो तुम वहीं लौट जाओ, क्योंकि तुम जितना ज्यादा अंदर जाते जाओगे ये फॉरेस्ट उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और मैं अपनी टेक्निक की मदद से तुम्हारी कॉन्शियसनेस को वापस लाने में सक्षम हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे अलावा इससे आगे जाते हो तो फिर मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लिu ज़ी की ये बात सुनने के बाद में लू चेन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम लू चेन है और तुम्हारी टेक्निक का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और जैसा कि तुम मेरी मदद करना चाहती थी तो मैं तुम्हें इन दोनों वर्ड्सों से रिवॉर्ड दूंगा, और फ्लेटरफुल। अब लू चेन को अपनी यंग मिस की इतनी ज्यादा बेइज्जती
बेइज्जती करता हुआ देख करके उनके साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लूचेन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हमारी यंग मिस ल्यूओस इस तरीके के वर्ड कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये तो सिर्फ और सिर्फ काफी ज्यादा काइंड है, इसीलिए ये तुम्हारी मदद करना चाहती थी, जबकि तुम इस जगह पर मरना चाहते हो। इतना कह करके वो बंदा गुस्से में लूचेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। यंग मिस उसे आगे बढ़ने से रोक देती है और उससे कहते हैं कि भूल जाओ उसे। ये बंदा शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग दिखने की एक्टिंग कर रहा है और हम लोगों ने ऑलरेडी इसको अपनी हेल्प को ऑफर किया था, और अब अगर ये इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है तो अब हमें भी उसकी फेथ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आगे हमें लूचेन को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लूचेन को किसी का ऑरा अपनी ओर आता हुआ फील होता है, जैसे कि फील करने के बाद लूचेन थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि ये तो फेटरिंग डॉग है। जिसके बाद लूचेन कहता है कि हालांकि इस फॉरेस्ट की पावर पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फ्लेटरिंग डॉग इस वर्ड का यूज अभी भी स्टिल यहाँ के एग्जिट के लिए पासवर्ड के रूप में यूज होता है। और कई साल पहले जब इमोर्टल लिंग कियाओ ने एम्परर केओटिक हर्ट फॉरेस्ट को बनाना खत्म किया था, तो तब इस फॉरेस्ट की एंट्रेंस पर एक जेली डॉग अपीयर हुआ था, और जब भी उस डॉग ने इमोर्टल को देखा तो वो जान गया कि यही वही है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया लिंग कियाओ इस डॉग के साथ काफी ज्यादा क्लोज होने लगी और इस डॉग को फ्लेटिंग डॉग के नाम से बुलाने लगी। और इस जंगल में ट्रेवलिंग करने का सीक्रेट इन 2 वर्ड्सों में ही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये डॉग अभी भी इस लिंगजी सेक्ट में रहता है या नहीं। इतना कहकर के लूचेन फ्लेटिंग डॉग कहते हुए आगे बढ़ जाता है, और इसी के साथ में हमें वहाँ पे एक टॉम के अंदर वही फ्लेटिंग डॉग दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी गद्दी के ऊपर लेटा हुआ होता है। तभी अचानक से उसे भी वो आवाज आने लगती है जो कि उसका नाम लेकर के उसे पुकार रही होती है। तभी फ्लेटिंग डॉग भी उठता है और कहता है कि आखिर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कोई मुझे मेरे निकनेम से पुकार रहा है, और ये वर्ड फ्लेटिंग डॉग सुने हुए तो मुझे कई 100 साल बीते गई हैं। तभी फ्लेटिंग डॉग भी इस सब के बारे में सोच कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगर इसी के साथ में वो फिर से सोने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे शायद इमेजिनेशंस हो रही हैं कि अब तक तो हजारों सालें बीत चुकी हैं, तो फिर आखिर इस समय किसी को मेरा नाम याद कैसे हो सकता है। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे फिर से सीन चेंज होता है और हमें फिर से लूचेन को दिखाया जाता है जो कि उसी ओर आ रहा होता है। कहता है कि ना सिर्फ इस फॉरेस्ट की पावर्स डिक्रीज हुई हैं बल्कि इसका साइज भी डिफरेंट हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकल पाऊंगा। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन उन दोनों मास्टर्स का दिखाया जाता है जो कि इन सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहे होते हैं। वो दोनों एक जगह पे बैठ करके चाय पी रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ब्राउन हेयर वाला कहता है ब्रदर चेन, आपको क्या लगता है कि उनमें से सबसे तेज फॉरेस्ट को क्रॉस करने वाला टेस्ट को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? क्योंकि मेरे ख्याल से तो 3 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 दिन ही लगेंगे। ब्रदर चेंग कहता है कि इस बार के एग्जाम में जियान फैमिली का जियान किंग चेन और लियू फैमिली से लियू जियू ने पार्ट लिया है, और लियू और जियांग ये दोनों ही सबसे ज्यादा मोस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों ने अपनी फैमिलीज में रह करके काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है और ये लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस एग्जाम को क्लियर होने में बस 3 दिन ही लगेंगे, और बाकी सभी हर एक के लिए तो यहाँ इस फॉरेस्ट से निकल पाना इजी नहीं है। अब जब वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी के पास रखा रेड फ्लैग एनर्जी से ग्लो करने लगता है, जिसे देख करके तो ब्राउन हेयर वाला मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये रेड एम्बर्ड फ्लैग एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी ने ऑलरेडी इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है? जबकि ब्रदर चैन कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, टेस्ट को शुरू हुए बस सिर्फ अभी 1 ही घंटा हुआ है और आखिर किसी ने इसको ऑलरेडी कंप्लीट भी कर दिया। यहाँ तक कि इस लिंगजियाओ सेक्ट की फाउंडर भी इस टेस्ट को इतनी ज्यादा जल्दी पास नहीं कर पाई थी। तो भी ब्राउन हेयर मास्टर कहता है कि अब जबकि रेड एम्बर फ्लैग एक्टिवेट हो गया है, तो इसका मतलब तो यही है कि किसी ने टेस्ट को पास कर लिया है। इसलिए क्या हमें वहाँ पे जाकर के चेक करना चाहिए? तो ब्रदर चैंग कहते हैं कि ये करना हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये चीज हो पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और मुझे लगता है कि इस फ्लैग में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसी ने भी इसको रिफाइंड नहीं किया है। इसलिए चलो ब्रदर फिर से चाय पीना शुरू करते हैं और 3 दिनों तक इसको फिर से एक्टिवेट होने का इंतजार करते हैं। इतना कहकर के वो दोनों लोग अपनी अपनी चाय के प्यालों को टकराते हैं, जबकि इसी के साथ हमें बाकी के स्टूडेंट्सों का सीन दिखाया जाता है। उन लोगों के ऊपर वो एनर्जी की बॉल्स हमला कर रही होती हैं। इस वजह से वो लोग परेशान होते हुए मिस लू को अपनी मदद करने के लिए आवाज लगाते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। यही सब कहते हुए वो सभी लोग अपनी अपनी जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि मिस लू अपनी स्पीड कैलकुलेशन टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी एनर्जी के अटैक्सों को अपनी एनर्जी से रोक रही होती हैं। साथ ही अपने साथ के बाकी के स्टूडेंट्स को भी सेव कर रही होती हैं, जिसकी कुछ देर बाद ही वो वहाँ पे सब कुछ ठीक कर देती हैं। मगर इस वजह से वो काफी ज्यादा थक गई होती हैं और फिर वो अपने मन में कहती हैं कि इतने लंबे समय से इस टेक्निक को यूज करने
करने की वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तकरीबन खत्म होने ही वाली है और देख करके लगता है कि हम लोग अभी सिर्फ इस केओटिक हर्ट फॉरेस्ट के सेंटर तक ही पहुंचे हैं। और आखिर वो एरोगेंट लड़का जिसका के नाम लू चेन है, आखिर वो कहाँ है? और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो सिर्फ एक मेयर मोर्टल है, तो मुझे लगता है कि अब तक उसके लिए काफी ज्यादा लेट हो गया होगा। इसी के साथ वो एनर्जी की बॉल्स फिर से मिस ल्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो तभी उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख करके मिस ल्यू फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती हैं और कहती हैं, छोड़ो उसे, आखिर मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ? उसने तो मुझे यहाँ तक कि फ्लेटिंग डॉग कह करके भी पुकारा था। तो अब जैसे ही मिस ल्यू के मुंह से फ्लेटिंग डॉग का शब्द बाहर निकलता है, और क्योंकि फ्लेटिंग डॉग इस एग्जिट का पासवर्ड होता है, इसलिए वो एनर्जी मिस ल्यू के ऊपर अटैक करना बंद कर देती है और वहाँ से अपने आप मुड़ करके चले जाती है। जो देख करके तो मिस ल्यू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती हैं और कहती हैं, मैंने तो अभी तक अपनी टेक्निक भी यूज नहीं की, तो आखिर ये स्पिरिट्स इस तरीके से डिसअपियर कैसे हो गई? इसी के साथ जब वो सामने की ओर देखती है तो वो स्पिरिट एनर्जी अभी भी उनके बाकी के साथियों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। जो देख करके मिस ल्यू कहती हैं कि ये अभी भी मेरे बाकी के मेंबर्स के ऊपर स्ट्रांगली अटैक्स कर रही हैं, लेकिन आखिर इन स्पिरिट्स ने मेरे ऊपर अटैक करना इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया? और कहीं ये मैटर इस वर्ड फ्लेटिंग डॉग से रिलेटेड तो नहीं है? और इसके अलावा ये वर्ड काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी फील हो रहा है, तो क्या मैं इसको वेरीफाई करके देखूं कि क्या ये सच है या नहीं? इसी के साथ मिस ल्यू एक बार फिर से फ्लेटिंग डॉग कह करके चिल्लाती हैं। तो सुनते ही वो सभी स्पिरिट एनर्जीज वहीं पर रुक जाती हैं। तो ये देख करके तो मिस ल्यू भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं कि ये तो काम कर रहा है। जबकि दूसरी ओर हमें जियांग का भी सीन दिखाया जाता है। वो अभी भी अपने ग्रीन फायर पर्ल को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि सिर्फ जेंटल लोग ही इस फॉरेस्ट को 3 दिनों में पार कर सकते हैं, लेकिन मैं जियान किंगचन इस फॉरेस्ट को 3 दिनों से पहले ही कंप्लीट कर लूंगा, और जिसका मतलब मैं एक रियल जीनियस कहलाऊंगा। तो अब जब वो ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी मिस ल्यू उसके सामने आती हैं और उससे कहती हैं, तुम अभी अभी इस फॉरेस्ट से बाहर आए हो, तो तुम्हें डर नहीं लगता कि ऐसी बातें करने से तुम्हारी जीभ पर विंड ब्लो हो जाएगा? तो मिस ल्यू को वहाँ पे देख जियान भी उससे कहता है कि क्या तुम भी इस फॉरेस्ट से बाहर निकल आई? लगता है मैंने तुम्हें पहले कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा, क्योंकि तुम अभी भी मेरा कोई मैच नहीं हो। ना कहकर के जियान किंगचन वहाँ पे मिस ल्यू को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने लगता है। तभी मिस ल्यू भी हंसते हुए उससे कहती हैं कि फर्स्ट प्लेस तुम्हें सपना देखना बंद करना पड़ेगा, हमारा ये कंपटीशन बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि किसी ने इस फॉरेस्ट को हम सभी से पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो जियान चिंग कहता है कि क्या किसी ने पहले ही इस फॉरेस्ट को पार कर लिया है? ये काफी ज्यादा रेडिकुलस है। उस बेकार के लड़के को छोड़ करके जो कि अभी तक अपने फाउंडेशन कल्टीवेशन पे भी नहीं है, बाकी के सभी लोग हम दोनों की ही टीम में हैं। फिर आखिर हम दोनों से पहले ही ये सब कौन कर सकता है? तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि तुम उस लूजर की बात कर रही हो जिसके के पास कल्टीवेशन स्किल्स ही नहीं है? तो मिस ल्यू कहती है कि तुम जिस वेस्ट की बात कर रहे हो वो हम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हें बता दूं तुम जिसके बारे में कह रहे हो उसका नाम लू चेन है। तो जियान किंगचन कहता है, ल्यू रूजू, अगर तुम मुझे यहाँ पर रोक करके रखना चाहती हो तो तुम्हें उस वेस्ट के अलावा कुछ और बेटर एक्सक्यूज सोचना चाहिए, क्योंकि मैं कोई इतना ज्यादा पागल इंसान नहीं हूँ जो कि तुम्हारी इन बेकार की बातों में आ जाएगा। और अगर वो सचमुच में यहाँ से सबसे पहले बाहर निकल पाया है, फिर मैं जियान किंगचन खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाऊंगा। अब इसी साथ में जियान किंगचन आगे की ओर चला जाता है, जिसके के कुछ देर बाद टेस्ट को कंप्लीट कर लेता है और बाहर निकलने के बाद हंसते हुए खुश होकर के कहता है, फाइनली मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकल आया, मैं जियान किंगचन, मैंने इस टेस्ट को सबसे पहले कंप्लीट किया है। तो अब इसके साथ में वो जैसे ही बाहर निकलते ही खुश हो ही रहा होता है कि तभी लू चेन उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठोगे। ये आवाज सुनकर के जियान चंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर? तभी उसके सामने उससे पहले ही लू चेन एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ उसे दिखाई देता है, जो देख करके जियांग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लू चेन से कहता है कि लू चेन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लू चेन उससे कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? छोड़ो उसे, तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे पहले इस फॉरेस्ट को पार कर लेता हूँ तो मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठोगे। इसी के साथ लू चेन अपने मन में भी कहता है कि मैं वास्तव में इस तरीके की शर्मिंदगी को सहन नहीं करना चाहता। अगर इस जियांग किंगचन ने मुझे कचरे की तरह ट्रीट किया है, ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट है, और अगर इसके हिसाब से मैं वेस्ट हूँ तो फिर इस दुनिया में मेरे अलावा तो बाकी सब मुझसे भी ज्यादा बेकार है। तो अब लू चेन के इतना सोचने के साथ ही वहाँ पे मिस ल्यू भी आ जाती है। लू चेन, तुमने सचमुच में इस टेस्ट को सबसे पहले कंप्लीट कर लिया, और पहले जो तुमने मुझे वो वर्ड कहा था मैंने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, मैं बाद में समझ गई थी, तो उसके लिए शुक्रिया। जियान चेंग भी गुस्से में कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, जरूर ही कोई ना कोई तो चीटिंग की है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुमने किस तरीके की ट्रिक का यूज किया मुझसे पहले इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए? कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा जैसा एक मोर्टल जिसके के पास कोई भी
कल्टीवेशन स्किल्स भी नहीं है खुद अपने आप इस चीज को अचीव कर सके। आखिर तुम फर्स्ट कैसे हो सकते हो जिसने कि इस केओटिक हर्ट फॉरेस्ट को पार किया है? अगर तुम अभी के अभी मुझे इस बारे में नहीं बताने वाले हो तो तुम्हारे साथ जो आगे कुछ भी होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तो लूचेन कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपने प्रॉमिस को निभाओ और मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठो। अब इधर लूचेन की ये बात सुनकर के जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि डैम इट, तुम्हारे जैसा एक वेस्ट के पास कोई कल्टीवेशन स्किल्स भी नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की? मैं जियान चेंग अब तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर के जियान चेंग लूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अपनी पाम अटैक में येन यान सर्कल को एक्टिवेट करते हुए लूचेन से कहता है कि डर्टी बास्टर्ड अब तुम यहाँ पर मरोगे। कि इधर जियान चेंग को अटैक करता हुआ देख करके मिस लियू भी घबराते हुए लूचेन से कहती हैं, लूचेन संभल कर, ये जियांग फैमिली का गोल्डन पाम है, ये जियान किंग चेन तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता है लूचेन। इसी के साथ हमें जियान किंग चेन की ओर दिखाया जाता है, उसने लूचेन के ऊपर अपनी पाम से अटैक कर दिया होता है, मगर लूचेन के करीब पहुंचने से पहले ही उसके सामने एक बैरियर आ जाता है। इस वजह से लूचेन का पाम अटैक वहीं बीच में रुक जाता है। फिर लूचेन जैसे ही जियांग को घूर करके देखता है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा भयानक प्रेशर रिलीज होने लगता है। तो देख करके वो घबराते हुए कहता है कि ये प्रेशर आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर अगले ही पल जियान किंग चेन प्रेशर की वजह से नीचे जमीन में जाकर के ढस जाता है। कहता है कि आखिर ये किस तरीके की मैस है, आखिर ये पावर कहाँ से आ रही है? तभी लूचेन उसके सामने आता है और उससे कहता है, ये देख करके तुम हिलना नहीं चाहते, तुम ग्राउंड के ऊपर अपने सिर के बल नील डाउन होने चाहते हो। तो लूचेन की ये बात सुनने के बाद में फिर जियान चेन कहता है, क्या ये लड़का इस पावर को पोजेस कर रहा है? मगर ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ तक कि बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और इस पावर तक पहुँचने के लिए तो मुझे 30 कल्टीवेशंस को पार करना होगा और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इधर जियान किंग चेन के इतना कहने के साथ ही हमें दूसरी ओर उन दोनों मास्टर्स को भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो दोनों भी अपनी अपनी फ्लाइंग शॉट्स के ऊपर बैठ करके उन लोगों की ओर ही आ रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से उनके सामने उस जगह से काफी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज होती है, जो देख करके वो लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी केओटिक हर्ट फॉरेस्ट से है, आखिर किसने इसको मोबिलाइज्ड किया है? क्या किसी ने इसकी पावर्स को बोरो कर लिया है? ब्राउन हेयर मास्टर कहता है कि ये केओटिक हर्ट फॉरेस्ट इमोर्टल लिन कियाओ ने खुद अपने हाथों से रिफाइन किया है, तो फिर आखिर कौन उनकी पावर्स को बोरो कर सकता है? और हम भी इसे कंट्रोल करने के लिए केवल आर्टिफैक्ट का ही यूज कर सकते हैं। तभी दूसरा कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो चलो वहीं जाकर के देखते हैं। इसी के साथ वो दोनों मास्टर्स वहां पे जाने लगते हैं जहाँ से कि ये पावर रिलीज हो रही होती है और फिर वहां पहुंचने के बाद वो दोनों ही अपनी अपनी फ्लाइंग शॉट्स से नीचे उतरते हैं और अपने सामने की ओर देखते हैं कि लूचेन के सामने जियान किंग चेन उसके कदमों में नीचे जमीन पर पड़ा होता है। तभी वो मास्टर्स कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जियान भी जैसे से खड़े होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर्स आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं, ये लड़का इसने यहाँ पे चीटिंग की है, ये लड़का ये सिर्फ एक मामूली सा इमोर्टल लड़का है, फिर आखिर इसने इस फॉरेस्ट को सक्सेसफुली सबसे पहले पार कैसे कर लिया और आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? तो प्लीज आप लोगों को इस लूचेन को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि हम लोग ऐसे किसी भी सस्पिशियस पर्सन को अपने सेक्ट में ज्वाइन होने नहीं दे सकते। तो तभी ब्राउन हेयर वाला मास्टर भी लूचेन से पूछता है, क्या तुम इस फॉरेस्ट को पार करने वाले पहले व्यक्ति हो और आखिर तुमने इस फॉरेस्ट को कब पार किया था? लूचेन उन्हें बताता है कि 3 घंटे पहले। तभी वो दोनों मास्टर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या 3 घंटे पहले? इसका मतलब तो ये है कि जब वो फ्लैग एक्टिवेट हुआ था तो वो अलार्म कोई गलत नहीं था, मगर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये इस फॉरेस्ट से इतनी ज्यादा जल्दी बाहर निकल आया। इसी के साथ फिर ब्राउन हेयर मास्टर लूचेन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि लूचेन मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास इमोर्टल बॉडी है, हमारे पास कोई भी कल्टीवेशन स्किल्स नहीं है, फिर आखिर तुमने कैसे इस केओटिक हर्ट फॉरेस्ट को इतनी ज्यादा लिटिल से टाइम में कंप्लीट कर लिया? अब मुझे आशा है कि तुम मेरे सवाल का जवाब हॉनेस्टली दोगे। ये ट्रेनिंग हमारे एरिया के चारों ओर फैले माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करता है और ये क्वेश्चन हमारी सेफ्टी के लिए है। अब जब वो मास्टर्स लूचेन से ये सब पूछ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने मिस लियू आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि इन सीनियर ब्रदर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके मेथड को यूज किया है। तो गाइज अभी फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही और अभी इस स्टोरी की स्टार्टिंग हुई है, फिर आप लोगों को इसलिए ये वीडियो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी स्टोरी भी आप लोगों को बेहद ही ज्यादा पसंद आने लगेगी, लेकिन उससे पहले इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए अगर इस वीडियो के ऊपर 20,000 व्यूज आते हैं तो तभी मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना किसी और मांगा को देखूंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।